नमस्कार, द एजुटेक आपका स्वागत करता है। एजुटेक लेकर आया है सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 8। इसके अंतर्गत आज प्रस्तुत करता है नदी घाटी सभ्यताएं। तो आइए जानते हैं क्या है नदी घाटी सभ्यताएं और इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं शामिल हैं। बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं नदी घाटी सभ्यताओं में द एजुटेक के साथ। सभ्यता व संस्कृति का परिचय। सभ्यता का तात्पर्य संगठित केंद्रीय सरकारों, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, सामाजिक पदानुक्रम और सांस्कृतिक प्रगति वाले जटिल समाजों से है। अर्थात जो सभ्यता का है मतलब यहाँ संगठित केंद्रीय व्यवस्था होती है, उसका जो प्रौद्योगिकी विकास होता है, उसके जो बुनियादी ढांचे किसी भी समाज के होते हैं, उनके फिर उसके स्तर क्या होते हैं, कौन कौन से उसमें पदानुक्रम है, उसके बाद उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाज में कितनी प्रगति हुई है, ये सब एक जो जटिल समाज होता है उसके अंतर्गत सभ्यता के अंतर्गत होता है। इसमें अक्सर कृषि विकास, लेखन प्रणाली विकास, शहरी सामाजिक पदानुक्रम और शासन प्रणाली और तकनीकी प्रगति के विकास को भी शामिल किया जाता है। यह शब्द किसी विशेष मानव समाज को भी संदर्भित कर सकता है। कभी कभी तो सभ्यता कभी कभी क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष के समूह को भी व्यक्त करता है। उनकी कहते हैं ना, उनकी सभ्यता अच्छी है, उनकी सभ्यता खराब है, तो इस तरीके से भी वह इंगित कर सकता है। ठीक ना। पूरे इतिहास में विभिन्न सभ्यताएं आगे बढ़ी हैं, उभरी हैं, उत्पन्न हुई हैं। जैसे प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र, रोम, ग्रीस, ठीक है। उसके साथ में ही सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसो अमेरिकी सभ्यताएं आदि विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं विभिन्न समय पर उद्भूत हुई हैं। प्रत्येक ने अलग अलग तरीक़ों से मानव समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सभ्यता ने ही पूरे मानव समाज को ही विकसित किया हो या फिर उसे आगे बढ़ाया हो। जितनी भी सभ्यताएं उत्पन्न हुई है, कुछ न कुछ उनका योगदान मानव के विकास में रहा है। उसके साथ में ही आगे हम देखते हैं कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति भी थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। तो संस्कृति समूह की साझा मान्यताओं, यानी पूरे जो समूह होता है उसके जो मान्यताएं होती हैं, मूल्यों, सत्य बोलो, असत्य न बोलो, ये सब चीज़ें। फिर रीति रिवाज, परंपराएं क्या हैं, उनके व्यवहार क्या है, ये सब कुछ संस्कृति के अंतर्गत आता है। और यह इस बात का भी आकार देता है कि लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपने आसपास लोगों की दुनिया को कैसे समझते हैं। यह भी संस्कृति ही हमें सिखाती है, यह हमें व्यक्त करती है। संस्कृति को कला, भाषा, अनुष्ठानों, रोज़मर्रा की प्रथाओं के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जो हमारा जीवन होता है, हर दिन हमारे साथ जो जीवन जीते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, यह सब भी संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आगे सभ्यता और संस्कृति में अंतर दिया गया है और देखते हैं इसमें क्या अंतर है। सभ्यता के पहले बारे में देख लेते हैं। फिर सभ्यता मुख्य रूप से किसका करती है, परिष्कृत और संरचित समाज की स्थापना है, मुख्य रूप से इसका मुख्य बिंदु होता है, जिसमें शासन, प्रौद्योगिकी, कला और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न तत्व एक संपन्न समुदाय को बनाए रखने में मिलकर साथ काम करते हैं, है ना। दूसरी ओर संस्कृति लोगों का एक समूह है जो उनकी साझा मान्यताओं, रीति रिवाजों, मूल्यों और प्रथाओं को संदर्भित करती है, जो अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही हैं। जैसे पीढ़ियों से चली आ रही हैं कि हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, तो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुई है, ये हमारी संस्कृति है। सभ्यता आमतौर पर उन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास वाले एक जटिल समाज को संदर्भित करती है। तो उन्नत जो होती है, उन्नत सामाजिक, राजनीतिक, यानी हर सभ्यता देखिए धीरे धीरे व्यवस्था चेंज होती है, पूरी जो ढांचा होता है समाज का। अगर सभ्यता देखें तो पहले क्या थी, इंसान था, पत्थर से हथियार बनाता था, उसी तरह घूमता था, नोमैडिक था, एक तरीके से एक जगह नहीं रहता। फिर क्या करता था, संग्रह करने लगा। फिर धीरे धीरे उसी चीज़ को उगाना शुरू कर दिया। कृषि की व्यवस्था, कृषि की सभ्यता शुरू हुई। कृषि के साथ में फिर बचत होने लगी, फिर एकत्रीकरण होना शुरू। धीरे धीरे समाज और जटिल होता चला गया, लोगों के काम डिवीज़न होते गए, फिर शहरों का विकास हुआ और आधुनिक समाज तक आया। तो ये है क्या, सभ्यता है। जबकि संस्कृति एक विशेष समूह की विशिष्ट रीति रिवाजों और जीवन के तरीकों पर अधिक केंद्रित रहती है। अब जीवन के तरीके ये सब तो उतना आगे देखे इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक दूसरे से वो कैसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है ना, ये मान्यता क्या है, ये सब संस्कृति सिखाती है, संस्कृति के दायरे में आता है। आगे सभ्यता संगठनात्मक संरचनाओं, तकनीकी प्रगति, सामाजिक जटिलता सहित व्यापक पहलुओं को शामिल करती है। यानी अब सामाजिक जटिलता क्या है कि
कैसे समाज का निर्माण है, कौन है, राजा है, मंत्री है, हाँ, प्रजा है, प्रजा में सैनिक है, उस प्रजा का भी कैसे अलग-अलग वर्गों में बँटा है कि नहीं बँटा है, ये सब किसमें है, सभ्यता के दायरे में आता है। जबकि संस्कृति क्या है, सभ्यता का एक पार्ट है, सीधी-सी, ना? जो उसके अधिक व्यापक सामाजिक ढांचे के भीतर साझा पहचान और प्रथाओं को दर्शाते हैं। यानी सामाजिक जो संरचना है, जैसे राजा वर्ग हो गया, फिर कुलीन वर्ग हो गया, दास वर्ग हो गया, तो सबकी अपनी अलग-अलग संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि पूरे समाज की एक संस्कृति है। तो क्या हुआ, जो समाज हुआ वो सभ्यता को व्यक्त करती है कि इस सभ्यता के ऐसे-ऐसे पूरी चीज़ें हैं। और फिर जब अगर हम उसके बीच का देखते हैं तो संस्कृति क्या है? संस्कृति तो एक व्यापक रूप में हो गई कि इस संस्कृति में यहाँ पर राजा की पूजा होती है, ये एक संस्कृति है। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं तो राजा जो होता है राज्य वर्ग, राज कुल के परिवार, फिर कुलीन वर्ग होते हैं जो मंत्री होते हैं और सेठ होते हैं, है ना? उसके साथ में व्यापारी वर्ग है। फिर नीचे आ जाता है जो दास है, नौकर वर्ग है, उनके बीच का अपना एक सांस्कृतिक है। तो ठीक ना, उसका सबका एक अंतर संबंध है, लेकिन उनका एक मूल संस्कृति है जो अपने सीमा में ही रहता है। तो इस तरीके से क्या होती है, संस्कृति सभ्यता का एक घटक मात्र होती है। सभ्यता का तात्पर्य उच्च स्तर के सामाजिक विकास, संगठित केंद्रीय सरकारें, व्यवस्था, सामाजिक पदानुक्रम और संस्कृति प्रगति वाले जटिल समाजों से है। इसका जो तात्पर्य लिया जाता है सभ्यता से, वो क्या है, सामाजिक पदानुक्रम है, संस्कृति की प्रगति कैसे हुई है, और फिर सामाजिक विकास क्या हुआ, और औद्योगिक क्या प्रौद्योगिकी का विकास ना, व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ये सब सभ्यता के से समझा जाता है। दूसरी ओर है संस्कृति, एक व्यापक शब्द है जो एक समूह के जीवन के तरीकों को शामिल करता है। बस किसी भी समूह के उसके जीवन का तरीका क्या है, जैसे कृषि की संस्कृति जहाँ पर किसान ही होंगे, खेती करेंगे, उनका जो जीवनचर्या होगी वो कैसे होगी। औद्योगिक संस्कृति होगी, ठीक है, औद्योगिक संस्कृति, कारपोरेट संस्कृति होगी, एजुकेशनल संस्कृति होगी। ये सब अगर हम डिवीज़न करें, सब डिवीज़न, तो अलग-अलग हो जाएगी ना। जैसे अगर हम बात करें कि बड़े धनी परिवार की, तो उनकी संस्कृति अलग है, गरीब परिवार की संस्कृति अलग है। भले ही रीति-रिवाज़, त्योहार सब कुछ वैसे ही हो, लेकिन जो माइक्रो लेवल पर अगर हम देखें तो उनकी संस्कृति, जीवन शैली अलग-अलग होती है, ठीक ना। संस्कृति को कला, भाषा, अनुष्ठान और रोज़मर्रा की प्रथाओं के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। आगे है सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, सभ्यता का जो उत्पन्न कहाँ से हुई मानी जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। तो सभ्यता की उत्पत्ति एक जटिल विषय है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो जाए कि हाँ, यहाँ से सभ्यता उत्पन्न हुई, ठीक ना। ऐसे माना माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व पहले इसका विकास कृषि के विकास के साथ ही लगाया जा सकता है, ठीक ना। जिसमें क्या होता है कि नदी के घाटी के किनारे, नील नदी और सिंधु नदी जैसी नदियों के किनारे घाटियों में जमा हुए समुदायों के बीच क्या हुआ, अधिशेष भोजन इकट्ठा होने लगा। जब कृषि का विकास हो गया तो इससे सामाजिक संरचनाओं का उदय हो गया, तो वहाँ से सभ्यता का विकास माना जाता है, उत्पन्न माना जाता है। फिर सभ्यता की उत्पत्ति का पता अक्सर जो आज के समय में देखा जाता है कि जो उसका प्रारंभिक रूप है, हमें अक्सर प्रमाणिक रूप में मिलता है, जो दजला, फरात या टिग्रिस, यूफ्रेटस नदियों के आसपास प्राचीन मेसोपोटामिया से लगाया जाता है। वहाँ से शुरू किया जाता है कि सभ्यता की यहीं से चलिए, जिस जहाँ पर क्या होता है, सुमेरिया की जो सभ्यता है उसका जो टाइम पीरियड है 45,000 इस 4500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व या 5000 ईसा पूर्व, जो भी औसत ले देते हैं, 4500 ईसा पूर्व शहर राज्यों की स्थापना की थी सुमेरिया में। तो 4500 ईसा पूर्व औसतन क्या हुआ था, एक शहर राज्य की स्थापना हुई थी, यानी उसका जो केंद्रित व्यवस्था है वो शहरी नगरी थी। इस प्रारंभिक सभ्यताओं ने लेखन प्रणाली, यानी इन जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी उसमें लेखन प्रणाली आई, कृषि और केंद्रीकृत शासन की शुरुआत करके जटिल समाजों की नींव रखी गई। अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन में भी पारंपरिक यानी प्रारंभिक मानव समाज ने विकास के स्वतंत्र रूप से योगदान दिया। जो विकास चल रहा था मानव का, उसमें एक अपना स्वतंत्र योगदान दिया। ऐसा नहीं कि जैसे वो कर रहा है वैसे नहीं, उसका सबका अलग अलग, ठीक ना। यह आमतौर पर कहाँ से शुरू होती है, खाना बदोश से, यानी नवपाषाण काल से स्थिति से देखें तो खाना बदोश, खाना को ढूंढ ढूंढ के जाके इकट्ठा करना। फिर शिकारी संग्रह, शिकार करके इकट्ठा करता था। फिर कृषि की जैसे शुरुआत हुई, तो वहाँ पर कृषि में पहले बसाव हुआ, फिर कृषि की शुरुआत हुई। तो जब बसाव के साथ में जब कृषि की शुरुआत हुई तो उससे क्या हुआ, कुछ समय तक एक जगह रहते थे, फिर दूसरी जगह, क्योंकि एक ही जगह पर नहीं लंबे समय तक कृषि की गई थी पहले थी, इस तरीके से कृषि थी, अस्थायी कृषि हुई थी। फिर बाद में आगे विकसित होकर ये वही चीज़ है ना, उस समुदाय को संक्रमण की स्थिति से हम सभ्यता की शुरुआत मानते हैं। यानी जब अस्थायी कृषि शुरू हुई, यानी एक जगह से कुछ समय तक रहते थे, उसके बाद दूसरी जगह, तो ये है सभ्यता की शुरुआत, तो यहाँ से माना जाता है। इन समाजों ने लेखन
जटिल सामाजिक संरचनाओं और उन्नत तकनीकों का विकास किया धीरे धीरे, जिससे संगठित मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। ठीक है। सुमेरिया को अक्सर विश्व इतिहास में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है, जो लगभग 4500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में उभरी थी। अब सभ्यता का तो हो गई, सभ्यता उद्भव हो गई, तो सभ्यता का विकास भी होगा। तो सभ्यता का जो विकास है, एक यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है। जैसे मानव का विकास भी अपने आप में जटिल प्रक्रिया है, उसमें से कुछ मिसिंग है, लिंक में एक गायब है पूरी तरीके से। किस तरीके से? जो आदि पूर्वज है वो पता नहीं है कैसे है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो सभ्यता के विकास में भी, तो ये एक जटिल प्रक्रिया की, क्योंकि क्रमिक विकास को देखते हैं तो हो सकता है इसके बाद ये स्टेप आना चाहिए। जैसे नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण आया, ताम्रपाषाण के बाद एक ये जैसे आना चाहिए, जैसे ना पूरा ताम्र युग होता है, ऐसे नहीं। तो ताम्र के बाद कांस्य आता है, कांस्य के बाद लौह आता है, लौह के बाद फिर सभ्यताओं का विकास। जो नदी घाटी सभ्यताएं ज़्यादातर लौह और कांस्य युगीन सभ्यताएं थी ना, तो ये माना जाता है। तो ऐसा है कि ये पूरा सभ्यताओं का जो विकास हुआ कैसे हुआ, कांस्य युग से लिया जाए कि ताम्र युग से, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, ये सब सारी चीज़ें संग्रह करना एक कठिन और जटिल प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत शिकारी संग्रहकर्ता समाज से लेकर उन्नत शहरी सभ्यताओं तक मानव समाज का विकास शामिल है। इसमें कृषि, प्रौद्योगिकी, शासन और संस्कृति में प्रगति भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हो गई, शहरी संरचना हो गई, ये सब नहीं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि उनकी कृषि की प्रौद्योगिकी कितनी डेवलप हुई, फिर संस्कृति में कितना डेवलपमेंट आया, ऐसा है। प्रमुख मील के जो पत्थरों मील के पत्थर मतलब जो हम कह सकते हैं कि इनको एक आधार बना सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ ये महत्वपूर्ण स्टेप थे, महत्वपूर्ण चरण थे। उसमें से अगर बात करें तो नवपाषाण क्रांति से शुरू हुई, और मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताएं एक मील का पत्थर के रूप में शामिल हैं, जिसमें इन सभ्यताओं में क्या हुआ, जिनका उदय कृषि समुदाय में संक्रमण के साथ हुआ। कृषि सबसे बड़ी स्थिति थी, संक्रमण हुआ वो कृषि समुदाय में, ठीक ना। उसके बाद कृषि के जब सरप्लस होने लगा तो उसको बेचा जाने लगा, जैसा जहाँ बेचा गया वहाँ नगर बनने शुरू हो गए। तो इस तरीके से धीरे 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 सभ्यताओं का विकास हुआ है। ग्रीस और रोम जैसे शास्त्रीय सभ्यताएं, लेखन के आविष्कार, साम्राज्यों के उदय और बाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांतियों द्वारा प्रकाशित मध्ययुगीन पुनर्जागरण और आधुनिक काल शामिल हैं इस पूरे विकास क्रम में, ठीक ना। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों की निरंतर परस्पर क्रिया ने मानव इतिहास की दिशा को आकार दिया है। मानव इतिहास किस दिशा में जा रहा है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक ना, तो उनके जो परस्पर क्रिया हैं एक दूसरे को पूरे प्रभावित करते हैं। आज विचारों नवोन्मेष, नवोन्मेष का मतलब होता है कि नए नए तरीके, जैसे कुछ चीज़ है कोई चल रहा है तो उसमें नया तरीका जा रहा है, या फिर रुकावट के साथ तुरंत दूसरी चीज़ें उभर आती हैं। और परस्पर जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियाँ भी जो चल रही हैं, उसमें भी वैश्विक प्रणालियाँ बहुत सी हैं ना, परस्पर उनके साथ क्रिया भी होती है, जिससे होता है क्या, सभ्यता के पृथ को आकार दे रही है। आज भी हमारी सभ्यता बदल रही है धीरे धीरे, हर एक व्यवस्था जितनी भी है, संस्कृति जितनी भी देश में मौजूद है सभ्यताएं, सब में परिवर्तन कुछ न कुछ हो रहा है। अब आगे है प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और उनका कालक्रम। तो इनका जो कालक्रम है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में देखें, तो जो प्रमुख सभ्यताएं जो हम अभी सबसे ज़्यादा नाम ली जाती हैं जिनका, वो मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोनिया और असीरियन, ये तीनों सभ्यताओं को एक साथ ही रखा जाता है और इनको ही मेसोपोटामिया के समूह में रखा गया। तो दूसरा है मिस्र, जो इजिप्ट और नील नदी के किनारे की सभ्यता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, और प्राचीन चीन में जिसे सांग, जीव, किन राजवंश जिसमें शामिल है, यानी तीन तीन राजवंश इसमें शामिल है, जिसे प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं का कालानुक्रम क्रम, ठीक है। इसमें सुमेरिया को लिया गया 4500 से क्या तक 1900 ईसा पूर्व तक, प्राचीन मिस्र 3100 से 30 ईसा पूर्व तक, सिंधु घाटी सभ्यता 33 से 1300 ईसा पूर्व, प्राचीन चीन की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व से 221 ईसा पूर्व, प्राचीन ग्रीस की सभ्यता 800 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक। फिर है प्राचीन रोम की सभ्यता 753 ईसा पूर्व से 476 ईसा पूर्व तक। फिर फारसी सभ्यता आई 550 से 330 ईसा पूर्व तक। तो फारसी सभ्यता कहाँ से आई? 530 से 330 ईसा पूर्व तक। माया सभ्यता 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक, नहीं 1500 ईसा पूर्व तक। इंका सभ्यता 1438 ईसा पूर्व से 1533, एज़टेक साम्राज्य
एज़टेक साम्राज्य 1428 से 1521 ईसा पूर्व तक। सुमेरियन सभ्यता होता है 1500 से 1900 ईसा पूर्व तक। वर्तमान इराक और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसमें को माना जाता है। इसके बाद फिर है इसका और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करके इसमें बताया गया है कि सुमेरिया सभ्यता लगभग 4500 से 1900 ईसा पूर्व वर्तमान इराक और मेसोपोटामिया सभ्यता के रूप में इसे जाना जाता है। फिर प्राचीन मिस्रवासी जो लगभग 2100 से 30 ईसा पूर्व नील नदी के किनारे फले फूले। इसी तरह सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है 3300 से 1300 ईसा पूर्व। आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में इसका क्षेत्र है। मिनोअन्स की सभ्यता 2700 से 1200 ईसा पूर्व क्रेते द्वीप पर जो होता है इसका विस्तार हुआ। फिर सीनियंस की सभ्यता 1600 से 1100 ईसा पूर्व के बीच में मुख्य भूमि यूनानी सभ्यता है इसका, ठीक है। उसके बाद प्राचीन चीनी सभ्यता है 2000 ईसा पूर्व से 221 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक चीनी राजवंश जैसे सांग और झाओ है। फिर उसके बाद ओल्मेक लगभग 1400-400 ईसा पूर्व मेसो अमेरिकन या मैक्सिको की प्रारंभिक सभ्यता है। हित्तिया सभ्यता लगभग 1600 से 1178 ईसा पूर्व वर्तमान तुर्की में प्राचीन अनातोलिया का जो पठार है उसके आसपास के लोग हैं। असीरियन की सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व तक। निकट पूर्व मेसोपोटामिया साम्राज्य के पास की थी, ठीक ना। और फिर उसके बाद बेबीलोन 1894 से 539 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता जिसमें प्रसिद्ध बेबीलोनियन साम्राज्य भी शामिल है। अक्कादियन साम्राज्य का जो समय काल माना जाता है 2334 ईसा पूर्व से 2154 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया में ही सामी साम्राज्य के अंतर्गत ये आता था। उसके बाद फारसी लगभग 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व साइरस डेरियस और जेरक्स के अधीन न अचमेंदी साम्राज्य, ये है इसका मतलब फारसी जो सभ्यता का है अचमेदी साम्राज्य है। प्राचीन यूनानी लगभग 8वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस और स्पार्टा जैसे शहर राज्यों में फले फूले। उसके बाद मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व अशोक के अधीन भारतीय साम्राज्य का समय लिया गया। चंद्रगुप्त से नहीं, चंद्रगुप्त से पहले ना। और फिर उसके बाद रोमन, यूनान के बाद मौर्य, फिर उसके बाद रोमन भी यहाँ पर आए। रोमन का साम्राज्य है 509 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी 476 ईसा पूर्व। साम्राज्य रोम के आसपास ही केंद्रित रहा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा साम्राज्य होता है। आगे सभ्यता के प्रकार। तो सभ्यताओं को उनकी विशेषताओं, संगठन और तकनीकी विकास के आधार पर मोटे तौर पर कई प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर है प्राचीन सभ्यता पूर्व आधुनिक युग में विकसित हुई, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीक, रोमन और सिंधु घाटी सभ्यताएं। फिर है शास्त्रीय सभ्यताएं, जिसमें ग्रीक और रोमन सभ्यताओं सहित शास्त्रीय काल की उन्नत संस्कृतियों को संदर्भित किया जाता है। उसके बाद मध्यकालीन सभ्यताएं मध्य युग के दौरान विकसित हुई, जिसमें बिजान्टिन साम्राज्य, इस्लामिक खलीफा और यूरोप में सामंती समाज जैसे इनके उदाहरण हैं। फिर पुनर्जागरण और प्रारंभिक आधुनिक सभ्यताएं हैं। सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण द्वारा चिन्हित यह पूरा समय होता है। स्पेन, पुर्तगाल और यूरोपीय शक्तियों के बाद में राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। इसके बाद फिर होता है औद्योगिकृत सभ्यताएं। औद्योगिकृत होता है औद्योगिकरण के बाद। औद्योगिकरण की ओर एक बदलाव जो तकनीकी प्रगति और शहरीकरण की विशेषता है किसकी, तकनीकी प्रगति और शहरीकरण की औद्योगिक क्रांति, ठीक ना। औद्योगिक क्रांति के बाद जैसे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति। और फिर उसके बाद औपनिवेशिक सभ्यताएं आती हैं जो उपनिवेश को आधार मानती है। विश्व में अन्य भागों में यूरोपीय शक्तियों के विस्तार के परिणाम स्वरूप उपनिवेशी सभ्यता की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। जैसे भारत भी एक उपनिवेश था तो भारत में एक उपनिवेशी सभ्यता का विस्तार था। इसी तरीके से आधुनिक सभ्यता में अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं वाले विकसित और अविकसित देशों सहित समकालीन दुनिया को शामिल करती है। तो इसमें 3 तरीके की दुनिया को वर्गीकृत किया गया है, विकसित, अविकसित और समकालीन, यानी कि दोनों के बीच में जैसे मान लिया जाए ये है। इसके बाद उत्तर औद्योगिक सभ्यताएं। उत्तर औद्योगिक विकसित देशों में औद्योगिक अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव को यह दर्शाती है। उत्तर औद्योगिक
जैसे अभी क्या है हमारे यहाँ पर जो भारत की बात करें तो औद्योगिक विकास की बात हो रही है इसकी सबकी, लेकिन अभी जैसे अमेरिका और फ्रांस, जापान, इन जगहों पर देखा जाए तो क्या है, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था हो गई है। फिर वैश्विक सभ्यताएं, जैसे वर्तमान युग में अंतर संबंध और वैश्विक करण के कारण से एक विश्व सभ्यता का जन्म हुआ है, जहां घटनाओं और विकासों को विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है फिर आगे दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत शिकार संग्रह सभ्यताएं, जो छोटे खानाबदोश समुदायों के साथ मिलकर शिकार, मछली पकड़ने और जीविका के लिए इकट्ठा होने पर निर्भर है। कृषि सभ्यताएं हुई, तो विकसित कृषि बसे हुए समुदायों ने जनसंख्या की वृद्धि की अनुमति देती है। फिर प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और रोम जैसे उन्नत समाज, जिनकी विशेषता स्मारक वास्तुकला, लिखित सभ्यता और केंद्रीकृत शासन है। ठीक है। मध्यकालीन सभ्यताएं, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवाद, महल और कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व देखा गया। पुनर्जागरण 14 से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व एवं 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में कला, विज्ञान और मानवतावाद के नए सिरे से रुचि का काल आता है। इसके बाद फिर होता है औद्योगिक सभ्यताएं, फिर से वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या है, शहरीकरण और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की विशेषता वाले औद्योगिक क्रांति के साथ ही विकास करते हैं। आधुनिक 19वीं सदी में वर्तमान तक ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक अंतःक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और विविध राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों द्वारा आकार इसको दिया गया है आधुनिक सभ्यता। उत्तर औद्योगिक सभ्यताएं में क्या है, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा चिन्हित यह किया गया। सभ्यताओं को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर जब वर्गीकृत किया जाता है तो उसमें कुछ प्रकार हैं शामिल किए जाते हैं। नदी घाटी सभ्यताएं, टिग्रिस और यूफ्रेटस मेसोपोटामिया, नील प्राचीन मिस्र, सिंधु हड़प्पा सभ्यता, पीली नदी प्राचीन चीन जैसे प्रमुख नदियों के किनारे विकसित हुई। तटीय सभ्यताओं में समुद्री संसाधनों और व्यापार से लाभान्वित होकर समुद्र तट के किनारे विकसित हुई। उदाहरण के में है फोनिसियन और यूनानी सभ्यता है। पर्वतीय सभ्यताओं में कुछ सभ्यताएं उबड़ खाबड़ इलाकों में की चुनौतियों और फायदों को अपनाते हुए पहाड़ों क्षेत्रों में भी विकसित हुई, जैसे इंडीज में इंका सभ्यता इसका एक उदाहरण है। रेगिस्तानी सभ्यता में शुष्क वातावरण के अनुकूल, जैसे सहारा रेगिस्तान में प्राचीन सभ्यताओं या सिल्क रोड के किनारे की सभ्यताएं, जो कि विभिन्न रेगिस्तानी क्षेत्रों से होकर गुजरती थी। सिल्क रोड ना। द्वीपीय संस्कृति पृथक द्वीपों पर विकसित हुई, जैसे प्रशांत क्षेत्र में पॉलिनेशिया संस्कृति या क्रेते पर प्राचीन मिनोवन सभ्यता, जैसे प्राचीन मिनोवन सभ्यता। स्टेपी विशाल घास के क्षेत्रों पर खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश सभ्यताएं, जैसे यूरेशियन स्टेप पर मंगोल साम्राज्य। इस तरीके से मेसो अमेरिकन सभ्यता, एजटेक और माया सभ्यता जैसे सहित मध्य अमेरिका में जिसका विस्तार हुआ था। इंडियन सभ्यताएं, इंडीज क्षेत्र में स्वदेशी संस्कृतियां, जैसे दक्षिण अमेरिका में इंका सभ्यता इसका उदाहरण है। फिर भूमध्य सागरीय, प्राचीन ग्रीस और रोम को शामिल करते हुए भूमध्य सागर के आसपास का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। फिर है नदी घाटी सभ्यता के बारे में कुछ तथ्य। ठीक है। नदी घाटी सभ्यताएं, जिन्हें सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, नील नदी और पीली नदी शामिल है। ये प्राचीन समाज नदी प्रणालियों के आसपास उभरे और जिससे कृषि इसमें इस पे फ़ायदा क्या मिला इनको, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि भी उपलब्ध हुई। मेसोपोटामिया, टिग्रिस, यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित सब प्रारंभिक नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, जो उर और बेबीलोन जैसे शहर राज्यों के लिए जानी जाती है। ठीक है। उसके बाद है मिस्र, नील नदी के किनारे फला फूला क्षेत्र। इसकी विशेषता पिरामिडों का निर्माण, एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था और जटिल धार्मिक मान्यताएं हैं। सिंधु नदी घाटी फिर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु नदी के आसपास केंद्रित एक परिष्कृत जल निकासी प्रणाली के साथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में उन्नत शहरी नियोजन के लिए यह जानी जाती है। उसके बाद चीन है, सांग और झोउ जैसे राजवंशों के साथ पीली नदी, हुआंग हे और यांगटीसी ने प्राचीन चीन सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद है साम्राज्य, कुछ इनकी सामान्य विशेषताएं हैं जो उसके बारे में देखते हैं। कृषि के लिए नदियों पर निर्भरता, लेखन प्रणालियों का विकास, ठीक है, जटिल सामाजिक संरचना और केंद्रीकृत सरकार में के प्रारंभिक रूप इन सभ्यताओं में देखा जाता है। फिर व्यापार, नदी घाटियों ने व्यापार को सुविधाजनक बनाया, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास में भी योगदान दिया। चुनौतियाँ, नियमित बाढ़, लाभकारी और विनाशकारी सिंचाई की आवश्यकता और जल
और जल संसाधनों के प्रबंधन ने इन सभ्यताओं के लिए चुनौती पेश की। गिरावट फिर आई, पर्यावरणीय परिवर्तन, आक्रमण और आंतरिक संघर्ष सहित विभिन्न कारकों के कारण से इन सभ्यताओं का पतन हुआ। मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस लेखक का जन्म स्थान, किलाकार लिपि है। फिर है गिलगमेश का महाकाव्य है, साहित्य की सबसे प्रारंभिक ज्ञात कृतियों में से एक है। सुमेरियन, बेबीलोनियाई और असीरियन इसकी प्रमुख सभ्यताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदाड़ो प्रमुख शहर थे। परिष्कृत जल निकास प्रणाली के साथ उन्नत शहरी नियोजन था। सिंधु लिपि एक अनिर्धारित लेखन प्रणाली है अभी भी। नील नदी घाटी, प्राचीन मिस्र में कृषि के लिए नील नदी पर निर्भरता, पिरामिडों और मंदिरों का निर्माण एक लेखन प्रणाली के रूप में चित्रलिपि का इसमें विकास हुआ। फिर पीली नदी, प्राचीन चीन, जिया और सांग राजवंश प्रारंभिक सभ्यताएं थी। अटकल के लिए देवज्ञ हड्डियां, प्राचीन चीनी लेखन का विकास यहाँ पर भी हुआ था। नदी घाटी सभ्यता का महत्व। नदी घाटी सभ्यताएं जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटिस, नील नदी, सिंधु और पीली नदी के किनारे की सभ्यताएं कई कारणों से मानव इतिहास में महत्वपूर्ण थी। वे नदी घाटी सभ्यताएं जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटिस, नील नदी और पीली नदियों के किनारों की सभ्यताएं मानव इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। देखिए क्या है कि ये जो सभ्यताएं थी ये मानव के विकास में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो जैसे विकसित हुआ तो हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में भी पेश हुआ। यह एक नगरीय व्यवस्था थी और नगर एक बेहतर सुविधा को प्रदान करने वाले क्षेत्र होते थे। तो आज जैसे जो क्षेत्र अविकसित हैं, जिनके सामने नहीं है, तो हाँ यह अनुमान ये किया जा सकता है ना कि इतने पहले समय में जब ऐसी व्यवस्था की जा सकती है तो आज भी किया जा सकता है। तो ये एक प्रेरणा भी दे सकती है। उसके बाद फिर और जो ज्ञात की गई, जैसे लेखन की विधि को ज्ञात किया गया, फिर आगे चलकर और दूसरी परंपराएं को भी ईजाद यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के योगदान दिया है जिससे मानव का विकास आज के समय तक हुआ। जैसे पहिए, और फिर पहिए के बाद कागज़ का आविष्कार, आग का इस्तेमाल, फिर ठीक ना इस तरीके से। फिर कृषि का विकास, ये सभ्यताएं उपजाऊ नदी घाटियों में उभरी थी जिससे कृषि को सुविधा हुई। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिशेष खाद्य उत्पन्न कर दिया, और ये जिससे अधिशेष मतलब कि उपयोग के बाद बचे हुए भोजन यानी खाद्य पदार्थ, जिससे क्या हुआ कि बड़ी आबादी को सहारा मिला। यानी अब आबादी बढ़ने में जो सुरक्षित आबादी होने लगी, भोजन के लिए भटकना नहीं था, संघर्ष नहीं था, तो इसके आबादी अब बढ़ने लगी थी। शहरीकरण, अधिशेष भोजन ने जनसंख्या को निर्वाह स्तर से आगे बढ़ने की अनुमति दी। जब बच गया तो निर्वाह के बाद क्या करेगा, वो बेचेगा, व्यापार करेगा, व्यापार के बाद दूसरी चीज़ें संसाधन भी इकट्ठा करने लगेगा, जिससे एक जो बीच का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, जहाँ पर वो व्यापार हो किया जाता है, जिससे शहरीकरण का विकास होता है। शहरी केंद्र व्यापार, संस्कृति और शासन के केंद्र बनते चले गए, ठीक ना इस तरीके से। सामाजिक संगठन, नदी घाटी सभ्यताओं ने जटिल सामाजिक संरचनाओं का उदय हुआ। बढ़ती आबादी और संसाधनों के प्रबंधन के लिए पदानुक्रम, शासन प्रणालियाँ और कानूनों कोड की स्थापना हुई। जैसे तकनीकी प्रगति, कुशल कृषि और संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता के कारण सिंचाई प्रणाली और उपकरण जैसे तकनीकी में नवाचार हुए, यानी इसमें परिवर्तन हुए और सुधार किए गए, जिससे उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। आगे है इन्होंने क्या किया, जल प्रबंधन भी किया। तो जल प्रबंधन सिंचाई के लिए नदियों की शक्ति को नियंत्रित करने और दोहन करने के लिए आवश्यकता के कारण परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणालियाँ सामने भी आई। जैसे इनसे विशेषज्ञता ने भविष्य के इंजीनियरिंग चमत्कार की नींव रखी, यानी ये संभावनाएं आई, थोड़े थोड़े बांध बनाए गए, इस तरीके ताकतवर नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि पत्थर को रख थोड़ा से नदी की ऊंचाई को रोका गया, कुछ क्षेत्र को किया गया, बीच में बह जाता था लेकिन जब कम हो जाता था उससे रोककर पानी को संग्रहित करने की जो विधि अपनाई गई वो होता है ना, बैराज जैसे बनाए गए। सांस्कृतिक उपलब्धियां, इन सभ्यताओं ने कला, वास्तुकला और लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखन के शुरुआती रूप में जैसे मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म और मिस्र में चित्रलिपि उभरे, इन्होंने लिखित संचार की नींव भी रखा। इस तरह व्यापार नेटवर्क भी, नदियों ने से निकटता ने सभ्यता के भीतर और उसके बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाया। वस्तुओं, विचारों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी हुआ, जिससे व्यापार जब शुरू हुआ तो जिससे सांस्कृतिक विविधता में आर्थिक परस्पर निर्भरता को बढ़ावा दिया। अब सांस्कृतिक विविधता जो हमारे सामने थी उसमें क्या हुई, परस्पर संबंध बनने लगे ना, निर्भरता एक दूसरे पर, वहाँ की चीज़ें यहाँ, यहाँ की चीज़ें वहाँ होने लगी। धार्मिक और आध्यात्मिक विकास भी हुआ। नदी अक्सर इन सभ्यताओं को धार्मिक मान्यताओं में केंद्रित भूमिका निभाती थी।
ठीक है। नदियों को जीवनदायिनी के रूप में देखा जाता था और कई पारंपरिक धर्मों में नदी पूजा और अनुष्ठानों को भी शामिल किया गया। खासतौर से अगर हम बात करें तो हड़प्पा के बाद के हड़प्पा की संस्कृति में तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती है ना। लेखन प्रणाली हो गया, इसमें फिर क्या हुआ कि वही क्यूनिफॉर्म है ना। और कई नदी घाटी सभ्यताओं ने प्रारंभिक लेखन प्रणालियाँ विकसित की, जैसे मेसोपोटामिया, क्यूनिफॉर्म और मिस्र में चित्रलिपि। इन प्रणालियों ने रिकॉर्ड रखने, प्रशासन और ज्ञान के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो लिपियाँ थी, अगर वो नहीं होती तो इसके बारे में जो हमें आज पता है इतिहास के, इन सब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, जब सिर्फ अनुमान पर ही आधारित होता है ना। इससे तो कुछ तथ्य मिल जाते हैं, प्रामाणिक मिल जाती है। इसके बाद है जो शब्द नदी घाटी सभ्यता है, आमतौर पर प्राचीन सभ्यताओं को संदर्भित करती है जो प्रमुख नदियों और टिग्रिस, यूफ्रेटस, नील, सिंधु और पीली या यांगतीसी सिक्यांग नदी की बात ही इन्हीं के आसपास ही विकसित हुई है। ये थी सभ्यता के बारे में। अब आगे हम लोग दूसरे वीडियो में जो है आपके नदी घाटी सभ्यताएं प्रमुख रूप से जो हमारे पास कोर्स में है, उसमें है कौन सी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता ना, हड़प्पा संस्कृति और मेसोपोटामिया, दजला फरात, मिस्र की सभ्यता, नील सभ्यता और पीली नदी सभ्यता, चीन की सभ्यता। इन चारों के बारे में अब हम अलग अलग वीडियो प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।